ईंधन पर और ईंधन में हमने ठोस ईंधन और द्रव ईंधन की चर्चा कर ली थी। नमस्कार नमस्कार सुबह सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो बात कर रहे हैं हम ईंधन पर और ईंधन पर हमने ठोस ईंधन पर चर्चा कर ली थी। हमने द्रव ईंधन पर बात की थी और द्रव ईंधन में मैंने आपको पेट्रोलियम के बारे में बातें कर ली थी और पेट्रोलियम पर मैंने आपको बताया था कि सारी चट्टानों में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, याद रखिएगा। और पेट्रोलियम के बाद आसमान से पेट्रोल डीजल केरोसिन इन पर चर्चा कर ली थी। हमने पैराफिन मोम के बारे में तुम्हें बताया था, कोलतार के बारे में बातें की थी, सारी बातें हमारी हो चुकी थी। गैसोलीन मैंने तुम्हें बताया, गैसोहोल क्या है, डीजल के बारे में बताया, सीटी डीजल के बारे में हमने बातें की। इसके अलावा हमने ग्रीन डीजल और बायो डीजल पर भी चर्चा की और मैंने तुम्हें हाइड्रोजन के बारे में बताया था। इसके बाद हमारी बातें स्टार्ट हो रही है तुम्हारे गैसीय ईंधन पर, याद रखिएगा। गैसीय ईंधन पर बातें स्टार्ट की थी और ऐसा ईंधन जो गैस रूप में पाया जाता है उसे हम गैसीय ईंधन कहते हैं, याद रखिएगा। तो तुम्हारा गैसीय ईंधन हम स्टार्ट कर रहे थे और मैंने आपको इसमें बता दिया था पहला प्राकृतिक गैस पर हमारी चर्चा हो गई थी। प्राकृतिक गैस पर हमारी चर्चा हो गई थी और जो प्राकृतिक गैस होती है पेट्रोलियम के जो कुएं होते हैं, पेट्रोलियम के जो कुएं होते हैं उनके ऊपर जो गैस मिलती है वो प्राकृतिक गैस होती है। इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था कि चावल के खेतों में जो गैस मिलती है वो भी तुम्हारी प्राकृतिक गैस होती है, गलदल या कीचड़ गैस, और इसी को हमने मार्स गैस भी बोला था। और मैंने इसका सूत्र भी बताया था कि इसका सूत्र होता है CH4, एक कार्बन वाली मीथेन गैस होती है, याद रखिएगा। तो ये तुम्हारी प्राकृतिक गैस है जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि जब इस प्राकृतिक गैस पर दाब बढ़ा देते हैं, दाब बढ़ा देते हैं और ताप कम कर देते हैं, दाब बढ़ा दिया जाए और ताप कम कर दिया जाता है, दाब बढ़ाकर ताप कम कर दिया जाता है तो ये जो तुम्हारी प्राकृतिक गैस थी ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और तब इसको तुमने CNG बोला था, CNG बोला था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमने इसको बोला था। तो याद रखिएगा जब हम प्राकृतिक गैस पे दाब बढ़ा देते हैं और ताप कम कर देते हैं तो इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या मैंने तुम्हें बताया था कल संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस हमने इसको बोला था। और इसका उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। एक सेकंड में एसी ऑन कर लेता हूं यहां से। चलिए तो इसके बाद मैंने आपको CNG के बारे में बताया था। इसका उपयोग हम पेट्रोल की जगह ईंधन के रूप में कर रहे हैं। CNG दिल्ली में जो वाहन चलते हैं मोस्टली तुम्हारे CNG के चलते हैं, पेट्रोल की जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है तो थोड़ी देर में बताऊंगा यहां पर। और ये तुम्हारी संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मीथेन गैस मैंने तुम्हें बताया था कि मीथेन होता है, अल्प मात्रा में यहां पर एथेन भी होता है। तो ध्यान सुन लेना, जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती है, जब कार्बन परमाणु 1 होता है तो उसे मीथेन कहते हैं, जब 2 आ जाता है तो एथेन, 3 आता है तो प्रोपेन, 4 आता है तो ब्यूटेन, 5 आता है तो पेंटेन, इस प्रकार की कहानी रहती है। जब कभी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन होता है तो उसे हम मेथ कहते हैं, 2 होता है तो एथ कहते हैं, 3 होता है तो प्रोप कहते हैं और 4 होता है तो ब्यूट कहते हैं, 5 होता है तो पेंट कहते हैं। और जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो मेथेन हो जाता है, एथेन हो जाता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो हमने ये बात प्राकृतिक गैस की कल की थी और CNG का उपयोग हम ईंधन के रूप में कर रहे थे, कल हमारी बात हो गई थी। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था दूसरी जो गैस थी वो पेट्रोलियम गैस थी, याद रखिएगा। दूसरी जो गैस थी वो तुम्हारी पेट्रोलियम गैस थी, पेट्रोलियम गैस थी। और मैंने इसके लिए आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था पेट्रोलियम गैस में कि पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं पेट्रोलियम का, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर जो तुम्हें गैस प्राप्त होती है वो यही पेट्रोलियम गैस होती है। और इस पेट्रोलियम गैस पर जब दाब बढ़ा देते हैं, दाब बढ़ा देते हैं और ताप कम कर देते हैं तो ये तुम्हारी लिक्विड में बदल जाती है और लिक्विड में बदल जाती है तो इसे सिलेंडरों में भर लिया जाता है, तब तुम इसे कह देते हो LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तब इसे क्या हुआ था, तब इसे हमने कहा था LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको हमने बोला था, याद रखिएगा। अब मेरी बातों को थोड़ा सुनना तुम, कल हमारी यहां तक बातें होगी तो मैंने यहां तक तुम लोगों को लिखवा दिया था। अब ये जो तुम्हारी LPG है, अब मैं यहां से बात स्टार्ट कर रहा हूं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात कर रहा हूं। और मैंने कल तुम्हें बता दिया था कि इसमें जो संगठन होता है LPG गैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। मैंने कल तुम्हें बताया था कि इसमें तुम्हारा प्रोपेन होता है, इसमें तुम्हारा प्रोपेन होता है, प्रोप से 50 C3 वाला होता है, C3H8 वाली होती है, और इसमें तुम्हारी ब्यूटेन भी होती है और ब्यूटेन में C4H10 वाला होता है। तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ मैंने तुम्हें बताया था कि आइसोब्यूटेन भी पाया, आइसोप्रोपेन भी पाया जाता है। तो इसे संगठन थे। अब मेरी बात को सुनना, इस प्रोपेन और ब्यूटेन ये तुम्हारे संगठन है पेट्रोलियम गैस के, ये संगठन है तुम्हारे पेट्रोलियम गैस के, याद रखिएगा। और इन गैसों में कोई गंध नहीं होती है, कोई रंग नहीं होता, ना कोई स्वाद होता है। तो मैं आगे तुम्हें लिखवा रहा हूं, जहां तक मैंने कल तुम्हें करवा दिया संगठन मैंने तुम्हें करवा दिया था। इसके बाद मैं तुम्हें यहां से लिखवा रहा हूं कि पेट्रोलियम गैस की बात नोट डाल के लिखते हैं, नोट डाल के लिख रहे हैं कि इस गैस में यह गैस, या मैं लिखूं यह गैस, यह पेट्रोलियम गैस की बात करूं, यह गैस रंगहीन होती है, रंगहीन, रंगहीन के साथ साथ ये गंधहीन होती है, वह स्वादहीन होती है, स्वादहीन होती है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, LPG तक हमारी बात होगी। उसके बाद मैं ये लिखा रहा हूं कि जो तुम्हारी पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, यह गैस रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है। ना इसका कोई रंग होता है, ना इसकी कोई गंध होती है और ना इसका कोई स्वाद होता है। अगर ये सिलेंडरों से लीकेज हो जाए तो याद रखना ये वायु से भारी होती है, और जब वायु से भारी होती है तो वहीं आसपास में फैल जाती है और ये ज्वलनशील गैस होती है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वायु से भारी गैस है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण ये वहीं पर फैल जाती है, याद रखिएगा। ये वहीं आसपास में फैल जाती है गैस और इस वजह से ये ज्वलनशील है, गंध नहीं है, स्वाद नहीं, लीकेज का पता भी नहीं लगता हमें, और ज्वलनशील होने के कारण ये गैस आग पकड़ लेती है और वहां पर दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो दुर्घटना से बचने के लिए हम, अब ध्यान सुनिए, अगली बात मैं लिख रहा हूं, रंगहीन, स्वादहीन गैस है, गंधहीन है। तो दुर्घटना से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए सिलेंडरों में एथिल थायोल, ध्यान से सुनना शब्द को, एथिल थायोल सूत्र होता है C2H5SH, C2H5SH ये सूत्र होता है। इसी को मरकैप्टेन कहते हैं, इसी को मरकैप्टेन कहते हैं। तो दुर्घटना से बचने के लिए सिलेंडरों में एथिल थायोल या मरकैप्टेन मिला देते हैं, मरकैप्टेन मिला देते हैं। इससे लीकेज का पता लग जाता है, जिससे लीकेज का पता लग जाता है, लीकेज का पता चल जाता है, जिससे लीकेज का पता चल जाता है। तो लीकेज का पता लगाने के लिए, लीकेज का पता लगाने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए हम उसमें सिलेंडरों के अंदर एथिल थायोल या मरकैप्टेन मिला देते हैं। तो वास्तविकता में जो गंध होती है, वास्तविकता में जो गंध होती है वो इसी मरकैप्टेन या एथिल थायोल की होती है। वास्तविकता में सिलेंडरों में जो तीखी गंध तुम्हें आती है वो इसी मरकैप्टेन या एथिल थायोल की आती है, याद रखिएगा, इसी की आती है। और हमें पता चल जाता है कि सिलेंडर में लीकेज हो गया है। बाकी तो तुम्हारी पेट्रोलियम गैस है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता, उसका कोई गंध भी, स्वाद, गंध, रंग कुछ भी नहीं होता है। तो लीकेज का अगर पता लगाना है तो हम उसमें मरकैप्टेन या थायोल मिला रहे हैं। तो मेरी कई बात लोगों को समझ में आ गई होगी। और सिलेंडरों में जब भी लीकेज होगा तो जो बदबू आएगी वो इसी पदार्थ की होती है जिसका नाम होता है एथिल थायोल या मरकैप्टेन, एथिल थायोल या मरकैप्टेन। अगली बात हम पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, CNG ठीक है कि तुम्हारी LPG ठीक है? CNG व LPG की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दोनों में अच्छी तरह समझ लो, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिएगा। CNG की बात करें तो इसमें मुख्य घटक होता है तुम्हारा मीथेन,
इसमें मुख्य घटक तुम्हारा मीथेन होता है, समझ लीजिएगा बात को आराम से। और अगर मैं एलपीजी की बात करूं तो यहां पर इसका मुख्य घटक होता है तुम्हारा प्रोपेन, और प्रोपेन का सूत्र होता है, प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8 और साथ में इसमें ब्यूटेन होता है C4H10 वाला। तो बात को थोड़ा समझना, यहां पर तुम्हारी सीएनजी के जो सिलेंडर है और यहां एलपीजी वाला सिलेंडर, ये घरेलू सिलेंडर, इसका उपयोग हम पेट्रोल के विकल्प के रूप में दिल्ली वाले बड़े बड़े शहरों में इसका उपयोग करते हैं, सीएनजी का उपयोग करते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक कार्बन है, याद रखिएगा, और यहां कार्बन की संख्या 3 होती है, और ये 3 भी होती है, 4 कार्बन भी होते हैं। मैं पेट्रोल को लेकर यहां चल रहा हूं, ये तुम्हारा पेट्रोल होता है वो C7 से C12 तक होता है, मतलब यहां कार्बन 7 से कार्बन 12 पाए जाते हैं, मतलब तीनों हाइड्रोकार्बन है, तीनों हाइड्रोकार्बन है, तीनों में जो सीएनजी वाला उसमें एक ही कार्बन है। यहां वाले में कार्बन की संख्या 3 से 4 तक होती है, और यहां वाले में 7 से 12 तक कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं। बात को समझना है बस। यहां पर जब एक कार्बन होगा तो जलेगा, तो यहां एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनेगा, यहां एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनेगा, यहां जब जलेगा तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेंगे या 4 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेंगे, और यहां जब जलेगा तो कार्बन परमाणु की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, और जब इसको ज्यादा कार्बन परमाणु हो जाते हैं, कार्बन आपस में बहुत ही मजबूत बंधन के साथ बंधे होते हैं, आपस में कार्बन कार्बन के बीच में मजबूत बंध पाया जाता है, तो यहां पर ऑक्सीजन इसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। यहां दोनों कैसे बन रही है ध्यान रख लीजिएगा, यहां पर तुम्हें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु या 4 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बन रहे हैं, और यहां पर तुम्हें एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बन पा रहा है। अब अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड आज की तारीख में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैस है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इन दोनों में से तुम्हारी कौन अच्छी है? सीएनजी अच्छी है, सीएनजी अच्छी है, क्योंकि सीएनजी में जब जलाया जाता है ईंधन को, सीएनजी में जब मीथेन जलती है तो केवल एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बन पाता है, और जब एलपीजी में जलते हैं तो 3 या 4 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बन पाते हैं, इसलिए एलपीजी की तुलना में सीएनजी कम प्रदूषणकारी गैस है, कम प्रदूषणकारी गैस है। तो क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो? अब हम बात करते हैं तुम्हारे पेट्रोल की, तो दिल्ली में जो वाहन चलते हैं, तुम्हारे ऑटो चल रहे हैं या कारें चलती है, वो तुम्हारी इसी पेट्रोल से चलती है, और जब पेट्रोल चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाता है, प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है दोस्तों जो तुम्हारे सांस के द्वारा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगी तो ये हीमोग्लोबिन से जाकर जुड़ जाती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ जाकर जुड़ जाती है, याद रखिएगा। और जब हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो यहां पे पदार्थ बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एक पदार्थ बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऐसा पदार्थ होता है जिससे व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसकी मौत तक हो जाती है, उसकी मौत तक हो जाती है। तो इस वजह से दिल्ली जैसे शहरों में पेट्रोल की जगह सीएनजी को प्रेफर किया जाता है, सीएनजी को प्रेफर किया जाता है, याद रखिएगा। तो आप लोगों को ये दोनों बातें समझ में आ रही होंगी कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में सीएनजी को क्यों तवज्जो देते हैं और पेट्रोल को हम क्यों नेगलेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, जब पेट्रोल में ये कार्बन जलेगा तो अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारा हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसा एक पदार्थ बना देता है, और ये रासायनिक पदार्थ तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देता है, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है और बड़े बड़े व्यक्ति की मौत हो जाती है। यही कारण होता है कि जब तुम बंद कमरे में अंगीठी जलाते हो, ध्यान से सुनो इस बात को, बंद कमरे में जब अंगीठी जलाते हैं, अंगीठी जलाने का मतलब है कि वहां कोयले जल रहे होते हैं, और जब कोयले को कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है क्योंकि कमरा बंद हो जाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और जब ये कार्बन कम मात्रा में ऑक्सीजन जलता है तो यहां पर तुम्हारा बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ बना देता है, जिस वजह से व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो जाती है। तो तुमने सर्दियों में देखा होगा कि रात को अंगीठी जलाकर सोते हो, व्यक्ति मरे हुए मिलते हैं, इसका कारण है यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ना जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि हीमोग्लोबिन ज्यादा दोस्ती करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो अगर तुम्हारे सांस में ऑक्सीजन भी जा रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी जा रही है तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से ना जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ना पसंद करता है। तो उम्मीद करता हूं कि बात तुम लोगों को समझ में आई होगी, कमेंट के द्वारा बताइएगा कि ये बात तुम लोगों को समझ में आई है। बिल्कुल स्नेहा, नीरज, बहुत बढ़िया, भी बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद, आप लोगों को बातें समझ में आ रही है। तो हम बात कर रहे हैं इस पर, तो मैं अब कैसे लिखवाएंगे ध्यान से सुनिएगा। सीएनजी और एलपीजी की तुलना कर रहे हैं हम, यहाँ पर नोट डाल के लिखना होगा, नोट डाल के लिखना होगा कि प्राकृतिक गैस पर्यावरण की दृष्टि से एलपीजी से अच्छी है। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नोट डाल के लिख रहा हूँ, प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस की जहां पर भी आता है कि मीथेन की बात हो रही है, मीथेन की बात हो रही है, याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से एलपीजी वह पेट्रोल से अच्छी है, पेट्रोल से अच्छी है। क्यों है? क्योंकि जब प्राकृतिक गैस को जलाया जाएगा, जब प्राकृतिक गैस को जलाया जाएगा, प्राकृतिक गैस में हम बात करें, प्राकृतिक गैस यानी मैं यहां सीएनजी की बात कर रहा हूं, प्राकृतिक गैस को जब जलाया जाएगा दोस्तों तो याद रखना कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेंगे, कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के गैस अणु बनेंगे, याद रखना। तो प्राकृतिक गैस सीएनजी से चलने वाले वाहन सीएनजी प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहनों से कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है या कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं, जबकि एलपीजी व पेट्रोल से चलने वाले, या मैं एलपीजी व पेट्रोल से अत्यधिक मात्रा में, पेट्रोल के चलने से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं, ये अणु बनते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, प्राकृतिक गैस पर्यावरण की दृष्टि से एलपीजी व पेट्रोल से अच्छी है, क्योंकि प्राकृतिक गैस सीएनजी से चलने वाले वाहनों से कम मात्रा में CO2 अणु बनते हैं, जबकि एलपीजी व पेट्रोल के जलने से अत्यधिक मात्रा में CO2 अणु बनते हैं, तथा पेट्रोल से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, अतः एलपीजी व पेट्रोल की तुलना में सीएनजी ज्यादा अच्छी है, या मैं कहूंगी ज्यादा पर्यावरण के लिए अच्छी है, सीएनजी ज्यादा पर्यावरण के लिए अच्छी है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, कि सीएनजी ज्यादा अच्छी है तुम्हारी एलपीजी और
पेट्रोल की तुलना में। यही कारण होता है कि दिल्ली में सीएनजी के वाहनों को प्रेफर किया जाता है। और याद रखिएगा कि घरों में चूंकि हम एलपीजी का उपयोग करते हैं, एलपीजी की मात्रा कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, क्योंकि प्राकृतिक गैस का उपयोग हम वाहनों पेट्रोल के विकल्प के रूप में कर रहे हैं, इसलिए सीएनजी कभी भी घरों के लिए उपयोगी नहीं होती है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसी गैसीय ईंधन में, और हमने दो गैसों की बात कर ली, तुम्हारी प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी की बात कर ली है, और हमने एलपीजी की बात यहां पर कर ली है। अब हम बात करते हैं कोल गैस की। ये तुम्हारा कोल गैस है। कोल गैस क्या है देखना, कोयले की खानों से प्राप्त होने वाली गैस, कोयले की खानों से प्राप्त होने वाली गैस, खानों से प्राप्त होने वाली गैस, प्राप्त होने वाली गैस, प्राप्त होने वाली गैस को कोल गैस कहते हैं। गैस को कोल गैस कहते हैं, याद रखो, कोल गैस कहते हैं। अब जहां से प्रश्न आता है वो ध्यान सुनना, इसके संगठन पर प्रश्न आता है कि किस किस का संगठन है, तो ध्यान सुनिए। संगठन में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है यहाँ पर, तो सबसे इंपोर्टेंट पाई जाती है हाइड्रोजन, जो लगभग 55% होती है। तो कोल गैस में जो तुम्हारी हाइड्रोजन होती है वो 55% के आसपास होती है। दूसरी इसमें गैस तुम्हारी मीथेन है, ये मीथेन गैस याद रखिएगा, CH4 मीथेन की प्राकृतिक गैस होती है, ये लगभग तुम्हारी 30% के आसपास पाई जाती है, ये लगभग तुम्हारी 30% के आसपास पाई जाती है। इसके अलावा इसमें पाई जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, जो लगभग 4% के आसपास होती है, 4% के आसपास होती है। तो ये पहली गैस तुम्हारी हाइड्रोजन है, दूसरी तुम्हारी मीथेन है, तीसरी तुम्हारी इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, और चौथी की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, चौथी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो तुम्हारी पाई जाती है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, जो लगभग आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 3% के आसपास होता है, ये लगभग 3% के आसपास होता है। और इसमें अल्प मात्रा में हम बात करें तो कुछ अशुद्धियां भी पाई जाती है, ज्वलनशील अशुद्धियां होती है। पांचवा यहाँ पर ज्वलनशील अशुद्धियां है, ज्वलनशील अशुद्धियां है, ज्वलनशील अशुद्धियां हैं, जो 6 से 7% के आसपास होती है, 6 से 7% के आसपास या लगभग 8% के आसपास लगभग रह जाती है। तो मैं लिख देता हूं ये लगभग 8% के आसपास। तो ये कुछ 5 घटक है तुम्हारी कोल गैस में। प्रश्न आता है कोल गैस में मुख्य घटक कौन सा है, तो याद रखिएगा तुम्हारा हाइड्रोजन मुख्य घटक है, ये मुख्य है, और इसके साथ साथ तुम्हारा मीथेन भी पाया जाता है, इसके अलावा तुम्हारा मीथेन भी पाया जाता है, याद रखिएगा। और ये जो 3 पदार्थ मैं यहां लिख रहा हूं, ये 3 पदार्थ तुम्हारे तनुकारी पदार्थ होते हैं, ये 3 पदार्थ आपके तनुकारी पदार्थ हैं। मैं अगर यहां लिखूं ये तनुकारी पदार्थ है, जो जलने वाले पदार्थ होते हैं, तनुकारी पदार्थ होते हैं ये 3। और ये दो जो तुम्हारे प्रदीपक पदार्थ होते हैं, प्रदीपक पदार्थ होते हैं जो प्रकाश पैदा करते हैं। ये जलने वाले पदार्थ ऊपर वाले तीनों, ये तीनों जलने वाले पदार्थ रहेंगे, और ये तुम्हारे रहेंगे प्रदीपक पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ये तुम्हारी कोल गैस का संगठन है, ये तुम्हारी कोल गैस का संगठन है, याद रखिएगा। इसमें हाइड्रोजन होती है 55%, मीथेन होती है 30%, कार्बन मोनोऑक्साइड 4%, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलेगा 3%, और ज्वलनशील अशुद्धियां मिलती है इसमें 8%, जो प्रकाश पैदा करती है, याद रखना। तो कोल गैस कोयले की खानों से प्राप्त होने वाली गैस को कोल गैस कहते हैं, जिसमें ये मुख्य मुख्य गैसें पाई जाती है। तो प्रश्न आता है कि कोल गैस में मुख्य घटक किसका रहता है, तो याद रखिएगा तुम्हारा हाइड्रोजन है। अब एक और बात सुन लेना, यहां से प्रश्न आता है, मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, सुनना आराम से। कोयले की खानों में, कोयले की खानों में विस्फोट होने का, कोयले की खानों में विस्फोट होने का प्रमुख कारण, विस्फोट होने का प्रमुख कारण, प्रमुख कारण, कोयले की खानों में विस्फोट होने का प्रमुख कारण मीथेन गैस होती है। इसको मीथेन बोल दो, मीथेन बोल दो, या प्राकृतिक गैस शुद्ध CH4 मीथेन, कारण मीथेन गैस होती है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये ज्वलनशील गैस होती है, और हल्का सा भी से चिंगारी मिल जाती है, आग पकड़ लेती है, ये आग पकड़ लेती है तुम्हारी मीथेन, याद रखना। और जब ये मीथेन आग पकड़ लेती है तो साथ में यहां पाई जाती है तुम्हारी हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस वो गैस होती है जो धमाके के साथ जलती है। हाइड्रोजन गैस धमाका करती है, मीथेन वहां जलना शुरू हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो धमाके करती है, याद रखिएगा। यही कारण है कि कोयले के खानों में विस्फोट होने का जो प्रमुख कारण है वो हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन विस्फोट करेगा, और कब करेगा, जब ये मीथेन गैस, ये ज्वलनशील गैस होती है और हल्के से ताप पर ये आग पकड़ लेती है। और यही कारण होता है कि कोयले के खानों में विस्फोट होने का प्रमुख कारण माना जाता है इस मीथेन को, क्योंकि ये ज्वलनशील है, आग पकड़ने के बाद हाइड्रोजन धमाके के साथ जलना शुरू हो जाता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो तुम्हारी गैस आती है बायोगैस। ध्यान से सुनना, अगली जो गैस रहेगी तुम्हारी 4 नंबर पर वो तुम्हारी बायोगैस है, बायोगैस है। अभी बायोगैस ध्यान सुनना, बायो का मतलब होता है जीव, बायो का मतलब होता है जीव, जीव में पादप और जंतु दोनों आते हैं। तो पादप या जंतु जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अगर सड़ाया जाए, उनको अगर सड़ाया जाए तो एक ज्वलनशील गैस बनती है, जिसे हम बायोगैस कहते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। तो पादप व जंतुओं के, पादप व जंतुओं के, तो मैं लिख रहा हूं यहां पादप व जंतुओं के अपशिष्ट भागों को, अपशिष्ट भागों को सड़ाने पर, सड़ाने का मतलब इनका किण्वन कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, सड़ाने का मतलब किण्वन कर रहे हैं, किण्वन का मतलब किण्वन करते सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव करते हैं, याद रखना। तो सड़ाने पर एक ज्वलनशील गैस बनती है, एक ज्वलनशील गैस बनती है, ज्वलनशील गैस बनती है, ज्वलनशील गैस बनती है, जिसे बायोगैस कहते हैं, जिसे बायोगैस कहते हैं। तो ये तुम्हारी बायोगैस। अब सुनना मेरी बातों को आराम से। जैसे पादपों का कोई अपशिष्ट भाग पड़ा हुआ है तुम्हारा, जैसे जो गुआर होता है, इसको निकालने के बाद जो डंठल बच जाते हैं, या तुम्हारे गेहूं निकालने के बाद जो तूड़ी वाला पार्ट होता है, देखा होगा तुम लोगों ने, अगर उसको सड़ाया जाए, या पशुओं में गोबर होता है या मानव कमल होता है, उसको अगर सड़ाया जाए, याद रखना, उसको सड़ाया जाए, सड़ाने का मतलब होता है किसी कुएं में बंद कर दिया जाता है, ऑक्सीजन नहीं जाती है तो उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं, और जब उसमें बैक्टीरिया पाए जाएंगे तो बैक्टीरिया उस अपशिष्ट भागों को सड़ाएंगे, मतलब उसका किण्वन करेंगे, और किण्वन करेंगे तो ज्वलनशील गैस बनती है, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। तो इस बायोगैस का मुख्य घटक आपसे पूछे, इसका मुख्य घटक क्या है, तो ध्यान से सुनना, इसका मुख्य घटक होता है मीथेन। मुख्य घटक होता है तुम्हारा मीथेन, मतलब CH4, ये तुम्हारी मीथेन या मेथेन गैस होती है, जो इसका प्रमुख घटक है। तो आपसे पूछे कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो याद रखिएगा मीथेन है, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, याद रखिएगा। और इसके अलावा इसमें मात्रा में CO2 भी पाई जाती है, लेकिन मोस्टली इसमें मीथेन होती है। तो ये तुम्हारी बायोगैस होती है। तो पादप जंतु के अपशिष्ट भागों को सड़ाने पर एक ज्वलनशील गैस बनेगी, जिसे हम बायोगैस कहेंगे। इसके साथ साथ हम बात करते हैं तुम्हारी 5 नंबर पर गोबर गैस की। अब केवल गोबर गैस की बात मैं यहां कर रहा हूं, गोबर गैस की, वहां मैंने बायोगैस की बात की थी। जितना बायोमास होता है, बायोमास का मतलब होता है जो भी जीवों के अपशिष्ट भाग पड़े हुए हैं, जैसे तुमने गेहूं निकालने के बाद जो गेहूं के डंठल वाला भाग बच जाता है, जिसको तूड़ी बोला जाता है, ग्वार का जो भाग बच गया है, या पौधों के अपशिष्ट भाग पड़े हुए हैं, जंतु के अपशिष्ट भाग है, उनको किसी कुएं में बंद कर दो, पानी डाल दो, उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं जानी चाहिए, तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो उस सभी पदार्थ को सड़ाएंगे और उसका किण्वन कर देंगे और बायोगैस का निर्माण करेंगे। अब मैं यहां गोबर गैस की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। गोबर गैस में आपको गोबर को सड़ाना है, गोबर को सूक्ष्म जीवों की सहायता से,
सहायता से, सहायता से सड़ाने पर, सहायता से सड़ाने का मतलब किन्वन कर रहे हो, किन्वन कर रहे हो, याद रखिएगा किन्वन कर रहे हो। सड़ाने पर एक एक ज्वलनशील गैस बनती है, ज्वलनशील गैस बनती है, एक ज्वलनशील गैस बनती है, गैस बनती है जिसे गोबर गैस कहते हैं, जिसे गोबर गैस कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। अब इसका मुख्य घटक याद रखिएगा, इसका मुख्य घटक पूछा जाता है आपसे, मुख्य घटक। तो इसमें भी तुम्हारा मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है, CH4 होता है, याद रखना। इसका भी मुख्य घटक जो है दोस्तों वो आपका CO2 होता है, याद रखिएगा। सॉरी मीथेन होता है, इसके अलावा इसमें CO2 भी पाई जाती है और अल्प मात्रा में इसमें हाइड्रोजन भी पाई जाती है। इसमें याद रखिएगा मीथेन के अलावा CO2 भी रहेगी और अल्प मात्रा में यहाँ हाइड्रोजन भी पाया जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि मीथेन कितनी होती है तो याद रखना 65% के आसपास होती है और अल्प मात्रा में ये गैसें भी इनमें पाई जाती है। तो ये आपका गोबर गैस, गोबर को सड़ाया जाता है, गोबर को सड़ाया जाता है तो एक ज्वलनशील गैस बनती है जिसे हम तुम्हारा गोबर गैस कहते हैं। तो गोबर गैस संयंत्र आप लोगों ने देखे होंगे, गोबर गैस संयंत्र आप लोगों ने गांव में देखे होंगे। एक बड़ा सा कुआं होता है और उस कुएं में जब हम गोबर को भर देते हैं, एक बहुत बड़ा सा कुआं बनाया जाता है, इस प्रकार ये कुआं बनाया जाता है और उस कुएं में गोबर को भरकर इसमें पानी भर देते हैं, गोबर को भरकर इसमें पानी भर देते हैं, उसे ऊपर बंद कर देते हैं, यहाँ से पाइपलाइन निकाली जाती है, एक पाइपलाइन निकाली जाती है, वो पाइपलाइन तुम्हारे घरों तक जाती है। और अब इस गोबर को पूरा बंद कर दिया गया, पूरा बंद कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया होते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन गैस नहीं आएगी, जहाँ ऑक्सीजन गैस नहीं आएगी। अब यहाँ पर गोबर पड़ा हुआ था, पशुओं का अपशिष्ट भाग था, अब वो सूक्ष्म जीव इसका किन्वन करेंगे और यहाँ पर एक ज्वलनशील गैस बनाएगी। उस गैस को तुम लोग पाइपलाइन के द्वारा घर तक लेके जाओगे, उसका उपयोग खाना पकाने में, पानी गर्म करने में किया जाता है। तो ये तुम्हारी गोबर गैस होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और गोबर गैस मुख्य तुम्हारी मीथेन के साथ-साथ प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य मीथेन के साथ-साथ कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो आपको याद होनी चाहिए कि मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अब इसके बाद एक अधिक गैस मैं तुम्हें और बता रहा हूं यहाँ पर, तो याद रखिएगा ये होगी तुम्हारी गोबर गैस के साथ-साथ बायोगैस। हम गैसीय ईंधन की चर्चा कर रहे हैं, याद रखिएगा गैसीय ईंधन की बात कर रहे हैं। तो हमने गोबर गैस तक चर्चा कर ली थी, 5 गैसें हमने पढ़ ली थी, 6वीं गैस की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूं और इसका नाम है तुम्हारा पेट्रोल गैस। पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये पेट्रोल गैस है, याद रखना। ये तुम्हारी पेट्रोल गैस है, पेट्रोलियम गैस नहीं है। पेट्रोलियम का तुम्हें पदाजी आसवन किया था तब तुम्हें पेट्रोलियम गैस प्राप्त हुई थी। अब हम बात कर रहे हैं तुम्हारी पेट्रोल गैस की, तो ध्यान से सुनना। ये तुम्हारी पेट्रोल गैस क्या होती है, ये गैस क्या होती है, ध्यान सुनना। वायु है पेट्रोल की वाष्प का मिश्रण, वायु है पेट्रोल की वाष्प का मिश्रण है, ये पेट्रोल की वाष्प का मिश्रण, पेट्रोल की वाष्प का मिश्रण जो होता है, का मिश्रण पेट्रोल गैस कहलाता है, का मिश्रण पेट्रोल गैस कहलाता है। तो ये याद रखना कि पेट्रोल गैस क्या है, पेट्रोल गैस कहलाता है। तो आपसे पूछे कि पेट्रोल गैस क्या है तो याद रखना वायु और पेट्रोल की वाष्प का जो मिश्रण होता है वो तुम्हारा पेट्रोल गैस होता है, वो तुम्हारा पेट्रोल गैस होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर इसमें बात करें तो आजकल एक नया ईंधन खोजा गया है जिसे हम कहते हैं क्लेथरेट। क्या है ये याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। सातवां, क्लेथरेट क्या है, क्लेथरेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 2007 में एक नए ईंधन की खोज हुई है, नए ईंधन की खोज हुई है। इसकी खोज 2007 में हुई है, इसकी खोज 2007 में हुई है। तो अगर आपसे पूछे कि क्लेथरेट एक नया प्रकार का ईंधन है जिसकी खोज 2007 में हुई है, तो आपसे पूछे कि क्लेथरेट क्या है तो बिल्कुल नया ईंधन है। तो होता क्या है तो सुनिएगा आराम से। समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले, समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले, तलहटी में, तलहटी का मतलब समुद्र के पेंदे पर पाए जाने वाले, समुद्र की तलहटी, समुद्र की तलहटी पर पाए जाने वाले ईंधन को, पर पाए जाने वाले ईंधन को क्लेथरेट कहते हैं, ईंधन को क्लेथरेट कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि क्लेथरेट क्या है तो बिल्कुल नया ईंधन है जो तुम्हारा 2007 में खोजा गया है। एक्चुअली क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, जब समुद्री जीव मर जाते हैं, जब समुद्री जीव मर जाते हैं तो समुद्र के बिल्कुल डीप में चले जाते हैं और जब वहां चले जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है, लेकिन बैक्टीरिया वहां पर भी पाए जाते हैं और वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके इस जीवों के शरीर को सड़ाते हैं, मतलब उसका किण्वन कर देते हैं। और जब किण्वन कर देते हैं तो वहां पर एक गैस प्राप्त होती है जो तुम्हारी मीथेन होती है और उसी को तुम क्लेथरेट कह देते हो। क्लेथरेट वास्तव में क्या है तो ध्यान से सुनना। यह वास्तव में, यह जो क्लेथरेट है उसकी बात कर रहा हूं, यह वास्तव में पानी के अणुओं के बीच फंसी, पानी के अणुओं के बीच फंसी, अणुओं के बीच फंसी मीथेन गैस है, फंसी मीथेन गैस है, मीथेन गैस है, पानी के अणुओं के बीच फंसी मीथेन गैस है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि क्लेथरेट है क्या तो ये वास्तविकता में तुम्हारे पानी के अणुओं के बीच फंसी हुई मीथेन गैस होती है जिसको हम क्लेथरेट कहते हैं, जिसको हम क्लेथरेट कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये तुम्हारा क्लेथरेट है। और आपसे पूछे कि क्लेथरेट में मुख्य घटक क्या है तो ये तुम्हारा मुख्य घटक मीथेन गैस इसका मुख्य घटक होता है, याद रखिएगा। ये मीथेन गैस ही इसका मुख्य घटक है। तो कैसे निर्माण हुआ, जब समुद्री जीव मर जाएंगे तो पानी के पेंदे में जाकर बैठेंगे और जब पानी के पेंदे में होंगे तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वहां किण्वन की क्रिया होगी, जहां ऑक्सीजन नहीं होगी वहां किण्वन की क्रिया होगी, फर्मेंटेशन होगा और वहां पर मीथेन गैस का निर्माण हो जाता है, वहां पर मीथेन गैस का निर्माण हो जाता है। मीथेन गैस तुम्हें पता ही है किसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तुम्हारे हाइड्रोजन गैस की, हम बात करते हैं 8 नंबर है, ये 8 नंबर गैस की गैसीय ईंधन में 8 नंबर है, याद रखिएगा। तो तुम्हारा हो गया 8 नंबर पर हाइड्रोजन गैस। इससे पहले मैंने तुम्हें बताया था तरल हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन की हम बात करके आए थे और द्रव हाइड्रोजन में मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसका उपयोग क्रायोजेनिक टेक्निक, क्रायोजेनिक इंजन में करते हैं, इसका उपयोग हम क्रायोजेनिक इंजन में करते हैं, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन गैस, इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, याद रखिएगा, इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा इंजन नहीं बना है जो हाइड्रोजन गैस को कंट्रोल कर सके, जो हाइड्रोजन गैस को कंट्रोल कर सके, ऐसा इंजन हमारे पास अभी तक नहीं बना है। तो इसको हम भविष्य में लेकर चल रहे हैं कि भविष्य में ऐसा इंजन बना लेंगे तो तुम्हारी हाइड्रोजन गैस को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इंजन हम नहीं बना पाए हैं। और इसका उष्मीय मान सबसे अधिक होता है, कैलोरीफिक वैल्यू, इसका उष्मीय मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तथा यह प्रदूषणकारी ईंधन भी नहीं है, तथा यह प्रदूषणकारी ही नहीं होता है, प्रदूषणकारी भी नहीं होता है। अब बात को समझना तुम लोग, प्रदूषणकारी कैसे नहीं है। जितने भी पेट्रोलियम या तो हाइड्रोकार्बन को जलाओगे उसमें जलने वाला कार्बन होगा, जलाने वाली ऑक्सीजन होगी और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और अगर सीमित मात्रा में मिलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। लेकिन याद रखिएगा तुम लोग, यहाँ पर जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है, हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो यहाँ जल का तो निर्माण होगा, जलवाष्प तो बनेगी भाई, जलवाष्प तो बनेगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बन पा रही है। इस वजह से ये प्रदूषणकारी भी नहीं है, ये भविष्य का ईंधन है और जो प्रदूषणकारी नहीं होगा वो तुम्हारा हाइड्रोजन गैस होगी।
इसके साथ साथ हम दो बातें और पढ़ रहे हैं, भाप अंगार गैस की हम बात कर रहे हैं, हम भाप अंगार गैस की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगला हम पढ़ रहे हैं भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस या इसे हम कहते हैं वाटर गैस, वाटर गैस कहते हैं, याद रखिएगा इसे वाटर गैस कहते हैं। भाप अंगार गैस या वाटर गैस क्या है, ध्यान से सुना, होता क्या है, लाल तप्त कोयले पर, लाल तप्त कोयले पर, लाल तप्त कोयला, कितना लाल तप्त कोयला, तो 1000 डिग्री सेल्सियस गर्म कोयले पर, लाल तप्त कोयले पर पानी की वाष्प प्रवाहित कर, वाष्प को प्रवाहित कर, वाष्प को प्रवाहित कर यह गैस बनाई जाती है, यह गैस बनाई जाती है, बनाई जाती है। लाल तप्त को पर या लाल तप्त कोयले पर जब हम जल की वाष्प को प्रवाहित करेंगे तो हमें प्राप्त होगी तुम्हारी भाप अंगार गैस, हमें प्राप्त होगी तुम्हारी भाप अंगार गैस, याद रखिएगा। तो कैसे तुम्हारा ये, अगर हम इसको बात करें तो ध्यान सुनना, ये तुम्हारा कोयला है, कोयला कार्बन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, लगभग कितने तापमान पर, 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण, ये हमें मिश्रण प्राप्त होगा, ये हमें मिश्रण प्राप्त होगा जिसे हम कहेंगे भाप अंगार गैस, जिसे हम कहेंगे वाटर गैस या भाप अंगार गैस, और इसी को बोला जाता है तुम्हारा वाटर गैस। तो अगर आपसे पूछे कि वाटर गैस किस किस का मिश्रण है, वाटर गैस किस किस का मिश्रण है, तो याद रखिएगा वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण है, ये तुम्हारी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के मिश्रण को ही तो तुम क्या कहते हो, इसी दोनों को मिलाकर ही तो तुमने क्या कहा है, इसी को कहा है भाप अंगार गैस, या इसी को हमने कहा है वाटर गैस, इसी को हमने कहा है वाटर गैस। और इसका उपयोग हम करते हैं, इसका जो उपयोग है, इसका जो उपयोग है वो बड़े बड़े उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योगों में ईंधन के रूप में, बड़े बड़े उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस का, भाप अंगार गैस कैसे बनाते हैं, कोयले के ऊपर जब ऑक्सीजन गैस 1000 डिग्री तापमान, कितने तापमान पर जब इसको तुम ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हो तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में, सॉरी ऑक्सीजन गैस नहीं बोलेंगे, जलवाष्प, सॉरी मैं यहां जलवाष्प लिखूंगा, जल की वाष्प है, ये वाष्प को प्रभावित करते हो तप्त कोयले पर, तब तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण प्राप्त होगा जिसे वायु अंगार या भाप अंगार गैस कहेंगे। इसी प्रकार एक होती है तुम्हारी वायु अंगार गैस, मैं 10 नंबर लिख रहा हूं यहां, वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस क्या होती है, वायु अंगार गैस, तो ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कुछ नहीं करना, वही कोयला है और उसके ऊपर तुम 1000 लाल तप्त कोयले पर जब वायु को प्रवाहित करते हो, लाल तप्त कोयले पर जब वायु को प्रवाहित करते हो तो तुम्हें वायु अंगार गैस प्राप्त होती है, इसी को प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है, इसी को प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो सीधा प्रश्न आ जाता है कि प्रोड्यूसर गैस किस किस का मिश्रण है, तो अभी बताते हैं आपको, ध्यान से सुन लेना। तो जब हम लाल तप्त कोयले पर, लाल तप्त कोयले पर, लाल तप्त कोयले पर, लाल तप्त कोयले पर वायु को प्रवाहित करने पर, वायु को प्रवाहित करने पर वायु अंगार गैस प्राप्त होती है, वायु अंगार गैस प्राप्त होती है, वायु अंगार गैस प्राप्त होती है। तो ये तुम्हारा कोयला है, इस पर तुमने वायु प्रवाहित की, वायु में तुम्हारा ऑक्सीजन भी होता है, वायु में तुम्हारी नाइट्रोजन भी होती है, और इसको कितने तापमान पर, 1000 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो यहां तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है, और उन दोनों के मिश्रण को ही, इन दोनों के मिश्रण को ही हम कहते हैं तुम्हारा वायु अंगार गैस। तो तुम्हारी वायु अंगार गैस है, ये तुम्हारी वायु अंगार गैस है, इसी को हम कहते हैं तुम्हारी प्रोड्यूसर गैस, इसी को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, याद रखिएगा। और इसका जो उपयोग होता है, इसका जो उपयोग होता है बड़े बड़े उद्योगों में ईंधन के रूप में, इसका जो उपयोग हम पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, इसका उपयोग बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योगों में ईंधन के रूप में, उद्योगों में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये रही तुम्हारी वायु अंगार गैस और ये रही तुम्हारी भाप अंगार गैस। तो ये दोनों गैसों पर हमने चर्चा की। तो हमने 3 प्रकार के ईंधन पढ़े दोस्तों, हमने 3 प्रकार के ईंधन पढ़े। हमने पहले बात की तुम्हारे ठोस ईंधन पर, द्रव ईंधन पर, गैसीय ईंधन पर, कार्बन के अपरूप हमने पढ़े हैं, कार्बन के अपरूप हमने पढ़े हैं, क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय सभी प्रकार के अपरूप हमने बातें की, हमने ईंधन पर चर्चा कर ली है दोस्तों। तो ये तुम्हारा ईंधन भी पूरा हो गया है। कुछ थोड़ी बहुत बातें अब स्पोकन और ऑक्टेन संख्या पर रह गई है, तो कल उस पर चर्चा करेंगे और कल हम तुम्हारा बहुलक स्टार्ट कर देंगे। कल हम बहुलक स्टार्ट करेंगे जिसमें रेसे, प्लास्टिक और तुम्हारे रबर होगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल। उम्मीद करता हूं ये जो चीज हम पढ़ पा रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जिस प्रकार मैं पढ़ा जा रहा हूं उसी प्रकार आप याद रखिएगा और दावा होगा कि इसमें पसंद तुम्हारा आ जाएगा, याद रखने से बाहर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि पूरी डिटेल से बातों को पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि हो, शुभ आपकी शाम हो, मिलते हैं।